Question number 3. Srimati Parvati is employed on a salary of rupees 16,000 per month, salary taxable. On 1st August 2023, she was retrenched and her services were terminated. पहले यहाँ तक पढ़ लेते हैं, वो retrench का point है. She served the employer for 8 years. She got from her employer compensation of rupees 68,000 under Industrial Disputes Act. श्रीमती पार्वती को इस कंपनी से 1 अगस्त को निकाल दिया गया था. ठीक, तो जो सैलरी आप टैक्सेबल लोगे वो होगी अप्रैल, मई, जून, जुलाई. अब अगस्त वाली सैलरी लोगे कि नहीं, वो ये वाली लाइन पढ़ो, उस पर डिपेंड करता है. देखो क्या लिखा है, प्रिज्यूमिंग दैट द सैलरी बिकम्स ड्यू ऑन 1st of every month कंप्यूट टैक्सेबल सैलरी. कहने का मतलब कि हर महीने की पहली तारीख को सैलरी मिल जा रहा है श्रीमती पार्वती को. ठीक, हर महीने की पहली तारीख को सैलरी मिल जा रहा है. ठीक, तो 1 अगस्त को उन्हें कंपनी से निकाला तो जरूर गया है, मगर 1 अगस्त को उनको अगस्त वाली सैलरी भी मिल गई है. तो इसीलिए जो आप सैलरी टैक्सेबल लोगे वो होगी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने की. 16,000 इंटू 5. फिर से बैक करके देख लो मैंने क्या समझाया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. आगे इन्हें रिट्रेंच किया गया है और निकालने के बदले कुछ कंपनसेशन दिया गया है. तो कंपनसेशन जो होता है वो फुल्ली टैक्सेबल नहीं होता है. ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर कोई एम्प्लॉय रिट्रेंच होगा तो उसका क्या ट्रीटमेंट है. सैलरी निकालना सबसे पहले. फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ प्रिसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिट्रेंचमेंट. यानी कि जिस दिन एम्प्लॉय रिट्रेंच हुआ है उसके जस्ट प्रीवियस 10 महीने का एवरेज सैलरी लेना, एवरेज डीए लेना और एवरेज कमीशन लेना, तीनों को ऐड करना, सैलरी आ जाएगा. फिर लीस्ट ऑफ फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट. सबसे पहले इस वाली सैलरी को हाफ से मल्टीप्लाई करना, फिर उसके बाद जितने भी साल एम्प्लॉय ने सर्विस की उससे मल्टीप्लाई कर दो और ईयर ऑफ सर्विस को आप राउंड ऑफ करोगे. राउंड ऑफ कैसे करते हैं ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में सीख लिया है. आगे जो भी कंपनसेशन मिला है, जैसे यहाँ पे 68,000 मिला है तो वो यहाँ पे लिख देना. फिर मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख रुपए, वो यहाँ लिखो. इन तीनों में से जो भी लीस्ट वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा. तो एक्चुअल कंपनसेशन रिसीव्ड में से लीस्ट वाला जो अमाउंट है उसको माइनस कर देना. जो अमाउंट आएगा उसको फॉर्मेट में लिख देना, वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा रिट्रेंचमेंट का. ठीक. ऑन December 1, 2023 शी गॉट अनदर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रुपीज 18,000 पर मंथ. तो भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वो खाली बैठी रही. दिसंबर में उन्होंने एक नया जॉब पकड़ा 18,000 पर मंथ. ये अभी हम आगे का पढ़ लें, उसके बाद देखेंगे कि सैलरी कितने मंथ के लिए टैक्सेबल करनी है. श्रीमती पार्वती टुक फ्रॉम हर एम्प्लॉयर एन एडवांस इक्वल टू 4 मंथ सैलरी ऑन 1st of February 2024 and also a loan of rupees 75,000 in order to meet the expenses of her daughter's marriage, presuming that salary become due on 1st of every month. अब ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ बोला गया है कि दिसंबर में उन्होंने नया जॉब पकड़ लिया है और फरवरी में उनको 4 महीने की एडवांस सैलरी मिली है. तो क्या आप एडवांस सैलरी में 4 महीने का टैक्सेबल करोगे? नहीं, 3 महीने का. क्यों? जब फरवरी में उनको 4 महीने की एडवांस सैलरी बता रहा है उसमें से 1 महीने तो खुद फरवरी की सैलरी होगी ना. यानी कि एडवांस केवल 3 महीने की वो ले रहे हैं, क्योंकि जो 1 महीने की सैलरी है वो तो फरवरी की खुद की है. तो देखो, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ की आप लोगे सैलरी और 3 मंथ का आप लोगे एडवांस सैलरी, दोनों ही टैक्सेबल होगा. ठीक है, बैक करके देख लो फिर से ये, और ध्यान से ऐसे ही करना. उसके बाद लिखा है कि सैलरी हर महीने की पहली तारीख को मिल जा. अच्छा हाँ, ये लोन वाला पॉइंट हमने नहीं डिस्कस किया. तो लोन तो टैक्सेबल नहीं होता है, मगर इंटरेस्ट जरूर टैक्सेबल होता है. ठीक है, तो फरवरी में लिया गया है लोन, तो फरवरी, मार्च केवल 2 महीने के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन टैक्सेबल होगा. और यहाँ बोल दिया है कि आप जो इंटरेस्ट है उसको अज्यूम कर लो 10%, क्योंकि आप मतलब हमको अज्यूम करके चलना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना चार्ज करता है. तो आप 2 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन टैक्सेबल करोगे 10% पर एनम के हिसाब से. और जो बोल रहा है सैलरी हर महीने की पहली तारीख को मिल जा रहा है, तो इसमें सैलरी में कोई चेंज नहीं आएगा. अगर यहाँ बोल देता कि सैलरी हर अगले महीने की पहली तारीख को मिलती है
तो इससे बहुत चेंज आ जाता, बहुत मेजर चेंज। लेकिन यहाँ जब जिस महीने की सैलरी है उसी महीने में मिल जा रही है तो उतना कुछ खास नहीं। बस ये वाला जो आप पहले इनके एम्प्लॉयमेंट से जब सैलरी कैलकुलेट करोगे ना तो वहाँ ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट ना देता तो यहाँ थोड़ा डिफरेंट हो जाता सैलरी का पर्सपेक्टिव। लेकिन ये बोल रहा है 1st ऑफ एवरी मंथ, तो 1 अगस्त को भी जिस दिन वो रिट्रेंच हुई है उस दिन उन्होंने सैलरी ले ली होगी अपनी, तो हम 5 महीने की यहाँ सैलरी ये वाली लेंगे। ठीक है, आगे हमको टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं 3 का। उससे पहले मैं जरा आपको सैलरी वाला फिर से लिख दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ना। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। भाई हम अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं तो हमारा ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से। ठीक, हमारा असेसमेंट ईयर चल रहा है 24-25, इसीलिए प्रीवियस ईयर हो गया 23-24। ठीक, अब देखो श्रीमती पार्वती एक कंपनी में जॉब कर रही थी जहां से उन्हें 1 अगस्त को रिट्रेंच कर दिया गया। कौन सी तारीख को? 1 अगस्त को। लेकिन हमने अपने लास्ट सेकंड पॉइंट में पढ़ा, क्वेश्चन के लास्ट थर्ड पॉइंट में, कि सैलरी हर महीने की पहली तारीख को मिल जाता है। ध्यान देना, रिट्रेंच भले ही इस महीने में हुई लेकिन 1 तारीख को हुई और 1 तारीख को उन्हें सैलरी भी मिल रखी होगी। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फर्स्ट जॉब से सैलरी कितनी मिल रही थी? 16,000 पर मंथ। मल्टीप्लाई कर देना 5। समझ में आ गया? अब आ जाओ सेकेंड जॉब पे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर उन्होंने कोई जॉब नहीं किया। दिसंबर में, भाई अगस्त में भी नहीं किया लेकिन थोड़ा पर्सपेक्टिव दूसरा था। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर उन्होंने कोई जॉब नहीं किया। दिसंबर में उन्हें मिलती है नई जॉब। तो अगर आगे कुछ ना बोला होता तो सीधे हम 4 महीने का टैक्सेबल कर देते। लेकिन यहां बता रखा है कि 1 फरवरी को इन्होंने 4 महीने की एडवांस सैलरी ले रखी है। तो अब ध्यान देना, जो 4 महीने की यहाँ पे इन्होंने एडवांस सैलरी ली है उसमें से 1 महीने तो खुद फरवरी वाली सैलरी होगी ना, तो इसीलिए जो आप सैलरी कैलकुलेट करोगे नए जॉब से वो होगी 3 महीने की, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। समझ में आया? और जो एडवांस सैलरी आप कैलकुलेट करोगे वो भी होगी 3 महीने की। बोला 4 था लेकिन 1 महीने तो खुद फरवरी की सैलरी थी तो वो हम सैलरी में दिखा देंगे, और जो बचे हुए 3 महीने उसको हम दिखा देंगे कि एडवांस में उन्होंने लिया था। ठीक, अब जैसे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-25। सबसे पहले, और आप बैक करके वीडियो देख लो, मैंने समझाया है कि सैलरी हम कैसे ले रहे हैं और क्वेश्चन में भी मैंने एक एक पॉइंट समझा रखा है। सैलरी फ्रॉम फर्स्ट जॉब लिख लो या फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट लिख लो। तो 16,000 रुपये सैलरी थी, भले ही वो अगस्त में रिट्रेंच हो गए हैं। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में उन्हें रिट्रेंच कर दिया गया है लेकिन फिर भी हम अगस्त वाली सैलरी लेंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन के लास्ट थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि सैलरी हर महीने की पहली तारीख को मिल रहा है। ठीक है, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि 5 महीने। 16,000 इंटू 5 ये हो गया 80,000 रुपये। ठीक, फिर लिखोगे यहाँ पे सैलरी फ्रॉम सेकेंड एम्प्लॉयमेंट। वहां सैलरी हो गई थी 18,000, उन्होंने नया जॉब पकड़ा है दिसंबर में, तो यहां हम ले रहे हैं इंटू 3। क्यों इंटू 3 ले रहे हैं ये अभी मैंने ऊपर समझाया, क्योंकि 1 फरवरी को, ऐसे तो 4 महीने की हमको यहाँ सैलरी लेनी चाहिए, लेकिन क्या हुआ कि 1 फरवरी को इन्होंने 4 मंथ की एडवांस सैलरी ले रखी है। ठीक, तो जो 4 महीने की एडवांस सैलरी ली होगी उसमें से 1 महीने तो खुद फरवरी वाली सैलरी होगी। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने की हो गई सैलरी, और जो ये एडवांस सैलरी बोला था 4 महीने की उसमें से 1 महीने फरवरी की हो गई तो हमने यहीं पे ले लिया, और जो बचे 3 महीने हैं वो हम एडवांस सैलरी में दिखा देंगे। ठीक, तो पहले ये हो गया सैलरी 54,000 रुपये दिसंबर, जनवरी और फरवरी की, और जो एक्स्ट्रा 3 मंथ थे वो हो जाएगी एडवांस सैलरी फ्रॉम सेकेंड जॉब। 4 महीने बोला है लेकिन 1 महीने खुद फरवरी का था जो हम यहीं पे ले चुके हैं, तो अब बचे 3 महीने, वो एडवांस में दिखा दो। ठीक है, उसके बाद यहां पे बोला गया है कि अब आते हैं पहले वाले जॉब पे कि 1 अगस्त को उन्हें
रिट्रेंच कर दिया गया है। तो रिट्रेंच निकालने के बदले उन्हें कुछ कंपनसेशन भी उसने दिया है। तो यहाँ पे कंपनसेशन फुली टैक्सेबल नहीं होता है। हमने फर्स्ट वीडियो में अपने सीखा था कि उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो अब हम पहले रिट्रेंचमेंट का टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट वीडियो में ये सब मैंने समझा रखा है। रिट्रेंचमेंट में सबसे पहले हम निकालते हैं सैलरी, जिसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी एवरेज ऑफ लास्ट 3 मंथ प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिट्रेंचमेंट प्लस डीए और प्लस कमीशन लेते हैं ऑन सेल्स। ठीक है, तो देखो बेसिक सैलरी लास्ट 3 महीने की कैसे आएगी यहाँ पे। तो देखो भाई, इस दिन वो रिट्रेंच हुई हैं, इसके जस्ट प्रीवियस 3 महीने यानी कि इन 3 महीने, बताओ इन 3 महीने उनकी क्या क्या सैलरी थी। तो सैलरी कहीं भी चेंज नहीं हुई थी। इनकी फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट में 16,000 रुपए ही सैलरी थी। तो इन 3 महीने के सैलरी का एवरेज ले लो, मई जून और जुलाई का। तो ये हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 3, इससे 3 महीने की सैलरी आ गई। उसको डिवाइड कर दो 3 से, इससे एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ आ जाएगा प्रीसीडिंग जस्ट बिफोर द डेट ऑफ रिट्रेंचमेंट। फिर डीए नहीं है और कमीशन ऑन सेल्स नहीं है। अब ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 16,000, बाकी और कुछ था नहीं। तो यही हो गया सैलरी फॉर रिट्रेंचमेंट। अब आप कहोगे यार ये तो हर बार ही वही सेम अमाउंट आएगा। नहीं, कई बार जब क्वेश्चन में ग्रेड पे में सैलरी दे रखी होती है तो फिर वहां पे डिफरेंट हो जाता है, इसीलिए एवरेज बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, अब आगे हम लिखेंगे लीस्ट, और यहाँ पे सैलरी सेम थी इसीलिए एवरेज भी वही आ गया 16,000, क्योंकि कांस्टेंट यही सैलरी चल रही थी उनकी फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट में। फिर लिखना लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जेम्प्ट। ये सब भाई फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, केवल 5 हैं फॉर्मूले, वो रट लो, आप उसमें देख लो, नोट्स बना लो और रट लो। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हाफ इनटू सैलरी, बेसिक नहीं ये वाली, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस। और ध्यान रखना है यहाँ पे कि राउंड ऑफ करोगे ईयर, वो मैं बताऊंगा कैसे राउंड ऑफ करते हैं, बाकी मैंने उस वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो जब कैलकुलेट करते हैं हम तब वो जरूरत पड़ता है, लेकिन यहां ऑलरेडी बोल दिया क्वेश्चन में कि शी सर्व द एम्प्लॉयर फॉर 8 ईयर्स, तो यहाँ राउंड ऑफ करने की जरूरत ही नहीं। अगर यहाँ 8 ईयर्स के आगे कुछ मंथ लगाता कुछ वैसे, तब हम उसको राउंड ऑफ करते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी 8 ईयर बोला है ना, तो आप देखो इसमें वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा हाफ इंटू सैलरी 16,000, और ये नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस बोला है 8 साल उन्होंने कंपनी को सर्व किया। तो 2 × 2 2 4 8 16 4 64,000, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 64,000। ठीक है, उसके बाद लिखना एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड, कितना मिला है इनको 68,000, यहाँ पे लिख दो। बोला है ना कि शी गॉट फ्रॉम हर एम्प्लॉयर कंपनसेशन ऑफ 68,000। ठीक है, लास्ट पॉइंट होता है मैक्सिमम लिमिट, जो कि अभी फिक्स्ड है 5 लाख रुपए, यहाँ पे लिख दो। आप खुद देख लो और बताओ इन तीनों में से कौन सा अमाउंट सबसे लीस्ट है, यानी कि कम है, ये वाला। तो ये हो जाएगा एग्जेम्प्ट। ठीक है, तो जो टैक्सेबल होगा रिट्रेंचमेंट का वो हो जाएगा एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड माइनस लीस्ट यानी कि एग्जेम्प्टेड। तो 68,000 यानी कि 68,000 मिला है, 64,000 एग्जेम्प्ट है यानी कि लीस्ट है, तो टैक्सेबल रिट्रेंचमेंट हो गया 4,000। तो मिला 68,000 था 68,000, मगर टैक्सेबल केवल 4,000 होगा। तो यहाँ पे लिख दो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कितना 4,000, ये हमने पीछे कैलकुलेट किया है। तो आप वैसे ही क्लियरली साफ साफ दिखाओगे एग्जाम में करके उन लोग को, टीचर्स को, कि कैसे आया है ये अमाउंट। ठीक, उसके बाद बोला था कि उन्हें नया जॉब मिल गया दिसंबर 1 को, उन्होंने सैलरी लिया और एडवांस सैलरी लिया, तो वो सब हम यहीं पे दिखा चुके हैं। आगे एक चीज बोला गया है कि उन्होंने 1 फरवरी को 75,000 रुपए का लोन भी लिया था अपनी डॉटर के मैरिज के लिए। तो लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन टैक्सेबल होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे आप टैक्सेबल कर दोगे। लोन का अमाउंट कितना है 7। अब देखो कैसे इसको टैक्सेबल करोगे, मिला है 1 फरवरी को, हमारा जो ईयर है वो खत्म होता है मार्च में, तो फरवरी मार्च केवल 2 महीने के लिए टैक्सेबल करोगे। तो यहाँ लिखो ये हो जाएगा आपका
75,000, ठीक है। और देखो लास्ट पॉइंट में बोला है कि आपको अज्यूम करके चलना है कि SBI चार्ज करता है 10% इंटरेस्ट, तो 75,000 इंटू 10%, और कितने महीने के लिए भाई, फरवरी मार्च, यानी कि 2, और टोटल महीने होते हैं 12, क्योंकि 2 ही महीने के लिए केवल हमको कैलकुलेट करना है ना, तो हमने 2/12 कर दिया। अब ये 1 0 कैंसिल हो गया, ये 1 0 ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये इसको आप सॉल्व कर लो, 7500 इंटू 2/12, ये आ गया 1250। देखो आप अगर सीधे सीधे भी करते तो भी यही आता कि आप निकाल लेते पहले 75,000 का 10%, ये आ गया 7500, उसको आप मल्टीप्लाई कर देते 2 से और डिवाइड कर देते 12 से, देखो तो भी वही अमाउंट आता, ठीक है। उसके बाद और कुछ भी नहीं दे रखा है, इन सबको ऐड कर दो कैलकुलेटर पे, तो देखो 80,000 रुपीज प्लस 54,000 प्लस 54,000 प्लस 4,000 प्लस 1250, ये हो गया 193,250, ये अभी आया है ग्रॉस सैलरी। तो जिसने भी फॉर्मेट वाली इनकम फ्रॉम सैलरी की वीडियो नहीं देखी है वो भी जाके देख लो, क्योंकि वही सेम फॉर्मेट यहां लगता है। तो ग्रॉस में से हम लेस करते हैं 3 चीज। सबसे पहले लिख लो यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लेस करते हैं। उसमें पहला डिडक्शन रहता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिसका अमाउंट अभी फिलहाल फिक्स्ड है 50,000 रुपए। उसके अलावा इंटरटेनमेंट अलावेंस और प्रोफेशनल टैक्स दे नहीं रखा है, तो यही लेस कर दो। ये क्यों आया, क्या है, ये सब मैंने फॉर्मेट में बता रखा है। 193,250 माइनस 50,000, ये हो गया 143,250, ये हो गया आपका टैक्सेबल सैलरी। ओ आपका नहीं, मतलब श्रीमती पार्वती का टैक्सेबल सैलरी, ठीक। तो ये हो गई भाई टैक्सेबल सैलरी, और ये हो गया रिट्रेंचमेंट का हमने ऐसे टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट किया।